गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। उठें, जागें, और अगर आपने आज अलार्म को स्नूज किया है तो फिर जिंदगी भी स्नूज पर जाएगी। मेरे साथ है सबीन फारूक एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जाग जाइए, वेक अप एंड वेक अप। ये हम रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं और हमारा तो शो आपको बिल्कुल जगाने के लिए होता है, फ्रेश करने के लिए होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम दिन भर की जो बात हम करते हैं कि अच्छा ये टॉपिक, अच्छा वो टॉपिक, तुम्हारी कोशिश होती है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने शो का हिस्सा बनाएं और आपसे हम बात करें। अच्छा, जो मैंने बात की ना स्नूज की, तो मेरा सबीन साथ सवाल भी है कि आपका अलार्म, क्या आप स्नूज करती हैं उससे, या अलार्म जब बजता है तो फौरन से उठ जाती हैं? व्हाट डू यू डू? मेरा अलार्म सुबह 5:15 से शुरू होता है और फिर 7:30 तक जो है वो मेरा अलार्म 5-5 मिनट के गैप पे चलता रहता है। तो मैंने हर 5 मिनट्स का अलार्म लगाया होता है। मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं कि मुझे लगता है कि स्नूज कभी बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा। सो अलार्म का ये होता है कि 5 मिनट, तो हर 5 मिनट के बाद मेरे कान में अलार्म बजता है। सो मुझे ये पता होता है कि 7:30 तक जो है ना मैं सो नहीं सकती। और वो इतने अलार्म होते हैं कि वो नींद में आप एकदम इतने सारे बंद भी नहीं कर सकते। सो दिस इज माय स्ट्रेटजी। अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम पर उठना है तो उससे फिर हर 5 मिनट पहले अलार्म क्यों? 5 मिनट पहले? हाँ, नहीं, उठना 5:15 बजे ही होता है। 5:15 से 5:30 के दरमियान। उस 15 मिनट में अलार्म बजता है बार बार? 15 मिनट तो नहीं गुजरने देते। मतलब मैं पहले ही मतलब इतनी हैबिट डेवलप हो गई है कि पहले ही उस समय उठ जाती हूँ, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि इन केस कभी आप बहुत थके हुए हैं या नहीं उठा जा रहा, तो वो फिर ये है कि वो 15 मिनट का मार्जिन जो है वो बीच में उस लिहाज से होता है। अच्छा, इन माय केस अलार्म मैंने लगाया ज़रूर होता है तसल्ली के तौर पर कि अच्छा अलार्म है, ताकि जस्ट इन केस आपकी आंख ना खुले तो अलार्म आपको उठाए। लेकिन नेचुरली मेरी आंख खुल जाती है। माय बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ ट्रेन्ड लाइक दिस कि अगर मैंने सोच लिया रात को कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, चाहे मैं रूटीन से हट के भी मुझे उठना हो, तो मैं उससे पहले उठ जाता हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा होता है अच्छा टाइम इतना होने वाला है, तो फिर मैं उठ जाता हूँ। अच्छा, अब होता वैसे यही है। मैं लिटरली ये बात कर रही हूँ कि होता अब यही है कि हम अक्सर मतलब सुबह सैटरडे संडे, क्योंकि जब हमारा ऑफ होता है तो 5:15 बजे वो एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम है, मतलब 5:15 5:30 के दौरान, कि उस दौरान जो है वो आंख लाजमी खुल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वाकई देखिए, ये एक चीज़ होती है कि आप अपने आप को ट्रेन किस तरह करते हैं। आपकी बॉडी खुद ब खुद उस लिहाज से ढलना शुरू हो जाती है। सो अगर आप अपने आप को आदी करेंगे कि आपने रात को देर से सोना है और फिर अगले दिन आपने बहुत देर से जागना है, सो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसी तरह से ट्रेन हो जाएगी एंड देन आपको सुबह जल्दी उठने में मुश्किल होगी। नहीं, हाँ, लेकिन एक दफ़ा जब आप ट्रेन कर लेंगे अपने आप को, देन ऑब्वियसली मुश्किल नहीं होगी। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और ये जो हमने बात की ना स्नूज की, इसका ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अलार्म को स्नूज पे कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में भी आप समझें कि आप स्नूज पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई हेल्थ इशू हो तो आप क्या करते हैं? देख लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, किसी और दिन जाएंगे। आप स्नूज कर रहे होते हैं। करियर की कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आप कहते हैं अच्छा अभी नहीं, अभी मुझे ये वेल नहीं करनी, अभी मुझे ये नहीं करना, तो आप स्नूज पे कर रहे हैं, यानी नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह से कोई स्किल आपने हासिल करना हो तो आपको अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डू यू डिफाइन दैट अच्छा वक्त। स्नूज पे ना जाएं, डू दैट थिंग राइट देयर एंड देन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जिंदगी में अलार्म को स्नूज की तरह रखेंगे तो जिंदगी में काम खराब होगा। You'll miss so many opportunities, तो just wake up and do whatever you want to do. बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज का राइजिंग पाकिस्तान के लिए भी बस अब आप बिस्तर में अगर ऐसे यूं मुंह ढक के और आपको सिर्फ बाहर से आवाज़ आ रही है टीवी की, तो आप ही जाग जाएं और अपने जो पेंडिंग काम है उनको अभी से करना शुरू कर दें। साथ करें, आप हैव योर ब्रेकफास्ट विद अस, आप नाश्ता करें, हम साथ आपको मल्टीटास्किंग करना सीखें। देखिए जी, दौर अब बदल चुका है, सब कुछ हमारे सामने है, तो इट्स बेटर कि आप मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ लोग जाएं। ये अच्छी चीज़ होती है कि आपने ज़िंदगी में ऑप्शन ज़रूर रखे होने चाहिए। मैं लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रही हूँ, मैं काम के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। पता चले लोग कहीं और ही बात को ले जाते हैं अक्सर, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई कि नो कुछ परमानेंट लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको परमानेंट रहने देना चाहिए। बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप बाकी रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास हो, हॉबीज़ के पर्सपेक्टिव से आपके पास ऑप्शंस हो। एक दिन बोर हो रहे, अगले दिन आप कुछ और कर लें। नाश्ते की जिस तरह शुभ ने बात की, तो नाश्ते के पर्सपेक्टिव तो हर दिन कुछ ऑप्शंस रखें ताकि आप बोर ना हो, आपका माइंड इंगेज रहे और उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहे। नाश्ता क्या करना चाहती हैं आज आप?
आप बताएं आज आपने क्या मंगवाना है? चलें हम ब्रेक पे डिस्कस कर लेते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हम मुझे डिसाइड options कर चाहिए। चुके होंगे, I'll give you options। Okay? हम डिसाइड कर चुके होंगे हमने नाश्ते में आज क्या खाना है, लेकिन आपके नाश्ते में क्या, हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, हो सकता है उससे हमें कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए। समटाइम्स किसी को सुनकर भी दिल करता है अच्छा मुझे अब यही खाना है। एनीवेज, ये हमें अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे जबरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे जिनसे हम करेंगे मजे मजे की बातें। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ने आज हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से वो भागती हैं, यानी मैं एक्चुअल रनर की बात करूं कि मैराथन्स में हिस्सा लेती हैं और ना सिर्फ हिस्सा लेती हैं बल्कि पोजीशन भी लेती हैं। मैं उनके रिकॉर्ड्स देख रहा था तो माशाल्लाह 2023 में 51 किलोमीटर मैराथन, अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने हिस्सा लिया। 5 और 10 किलोमीटर के जो मैराथन में उसमें फर्स्ट पोजीशन उन्होंने ली। 2024 में 100 किलोमीटर की मैराथन में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एक कंपटीशन हुआ था, इंटरनेशनल एक मैराथन का इवेंट हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें भी उन्होंने टॉप किया था। यानी भागती ऐसा है कि फिर बाकी सब पीछे रह जाते हैं। जी। अच्छा, ये तो अब आपने एक अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट्स बल्कि आपने बताई हैं। क्रिकेट भी खेलती हैं, सबसे बड़ी बात। और जब आई तो मैंने कहा यहाँ पे ना एक इतना बड़ा गाढ़ा सा ब्रूज पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये निशान किस चीज़ का है, मतलब कोई मुक्का शुक्का पड़ा, क्या हुआ? तो थोड़ी देर बाद कहती है मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मुझे बॉल लगी थी बड़े जोर की, बड़े मज़े की। तो हमने वही तो हमने कहा ये बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। इट्स बिकॉज अक्सर होता है ना, हम ये कह देते हैं कि जी सिनफ़े नाजुक हैं ख़वातीन, और वो मतलब उनको कुछ ज़रा सा लग जाए तो वो बस डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात करें अमारा की, और अमारा की जहाँ पर हम बात करें वहाँ पर अमारा हिम्मत नहीं हारती हैं बल्कि मारती हैं। उमैरा शिराज ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी एक तरफ ये सोच होना कि अच्छा टेररिस्ट या क्रिमिनल्स उनको पकड़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है, और दूसरी तरफ इंटायरली डिफरेंट डोमेन कि आप रनिंग कर रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं। ज़्यादा इंजॉय किसे कर रही हैं? ज़्यादा इंजॉय दोनों ही, क्योंकि दोनों ही बहुत ही जो है वो, एक तो टेररिस्ट और जो पुलिस ज्वाइन करना था ये तो मेरा पैशन था, और जो गेम्स हैं वो भी मैं चाहती थी कि वुमेंस जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आती, तो अगर मैं कुछ करूँगी और उन सारी वुमेंस को, वो जो घर बैठ जाती हैं, जो कुछ नहीं कर सकती, जो जिनकी एजुकेशन कम होती है, जिनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, जो करना चाहती हैं नहीं कर पा रही somehow, उनके लिए रास्ता आसान करना है। बिल्कुल। पहली बार किस मैराथन में हिस्सा लिया था? सबसे पहले मैंने 14 अगस्त पे 51 किलोमीटर जो है वो अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया था। ओके, और ये अच्छा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला अल्ट्रा मैराथन था। बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आपका पैशन हो तो फिर आपको मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी बहुत आसान लगती हैं और आप उनको एंजॉय करते हैं। ये होता है कि आप थक जाते हैं, आपको मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये है कि जब आपका पैशन, आपके इतने स्ट्रॉन्ग मोटिव हों तो मुश्किलात कुछ भी नहीं उसके साथ। हमारा वैसे पैशन कोई इंसान का एक बाजुकात होता है ना कि वो कहते हैं कि मैं इस फील्ड में आगे जा रही हूँ, तो हम कहते हैं कि अच्छा यार ये हमारा पैशन है, उसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। यहाँ तो माशाल्लाह मल्टीपल काम, मल्टीटास्किंग चल रही है और उसमें भी पैशन है। सो ये इतनी मोटिवेशन किस तरह आती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है? हालांकि जहाँ पर लोग एक चीज़ को नहीं लेकर चल पा रहे होते, साथ आप मल्टीपल चीज़ों को, अपने शौक़ को भी, अपने प्रोफेशन को भी साथ लेके चल रही हैं, कैसे पॉसिबल बनाती हैं? एक्चुअली मेरे फादर नहीं थे, तो मेरी मदर ने एज़ अ फादर और एज़ अ मदर दोनों रोल जो हैं वो किए हैं, और फिर हम लोग को पढ़ाया लिखाया, और वो सारी चीज़ें मैंने अपनी मदर से सीखी हैं कि कैसे इंसान ने आगे बढ़ना है, बिना अपने बल पे कैसे खड़े होना है। आपके सामने अगर 1000 चीज़ें हैं तो आपने उन्हें कैसे मैनेज करना है कि, तो ये मेरी मदर से मैंने सारा ये सीखा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मैं स्टेज पे हूँ कि मैं भी मल्टी टास्किंग जो है वो सब कर लेती हूँ। अच्छा, वैसे वाकई होता है आपके, आप जब भी किसी लड़की से बात करती हैं, किसी औरत से, तो वो अक्सर उनकी बात होती है कि हमने अपनी माँ को इस तरह देखा है। तो वाकई कहते हैं ना, घर बनाने वाली भी औरत होती है। उसकी वजह ये होती है कि
आप अपने घर में रोल मॉडल अपनी मदर को देख रहे होते हैं, और स्पेशली मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अपने फादर्स को देख रहे, बिकॉज जो जेंडर रोल्स होते हैं ना वो भी हमें देखने होते हैं, डिफाइन नहीं होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो जो एक रेजिलियंस होती है ना, वो आप जो है वो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, वो वैलिडेशन आपको कहीं ना कहीं चाहिए होती है, और उस लिहाज से आप आगे जो है वो परसू कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो 5 और 10 किलोमीटर की मैराथन जिसमें फर्स्ट पोजीशन आपने ली, ये भी 2024 की है? जी बिल्कुल। ओके, और उसके बाद जो 2024 में 100 किलोमीटर की मैराथन नेशनल रिकॉर्ड होल्डर? जी, वो यहाँ से इस्लामाबाद टू रावलाकोट आज़ाद कश्मीर, बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, Okay. और वहाँ स्पोर्ट्स का जो है वो बहुत ही कम रुझान है। ओके, खास करके इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर तक भागे थे? जी, वुमेंस को इनकरेज करने के लिए, और वुमेंस के लिए ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, और उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था। मेरे साथ मेल भी थे, लेकिन फर्स्ट फीमेल जो थी वो मैं वहाँ पे पहुँची थी अपने टारगेट पे। और कितना वक्त लगा था? उसके लिए ऑलमोस्ट 12 घंटे। अच्छा, इस्लामाबाद टू आज़ाद कश्मीर 12 घंटे मुसलसल? रावलाकोट जी। आप लोगों के कोई रेस्टिंग पॉइंट्स भी थे, कोई रेस्ट टाइम भी बीच में लिया, या मुसलसल 12 घंटे? रेस्ट टाइम उसमें इतना होता है कि आप खुद ही चलते चलते अपना जो है अपनी डाइट पूरी करते रहें, मतलब एक्स्ट्रा कोई रेस्ट नहीं होता, आप बैठ जाएं तो आराम कर लें, तो बस मुसलसल 12 घंटे। और हमारा और वॉक कर सकते बीच में। लड़कियां कोई भी नहीं थी, लेकिन मेल थे साथ में। अच्छा, मेल थे और साथ। ऑलमोस्ट हम लोग 25 25 रनर्स थे, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट के थे, आर्मी के भी थे, और बाकी एथलीट भी थे। और हमारा सबसे आगे थी जी। हमारे रास्ते में कुछ क्या देना था, हल्का सा, भाई जरा लिफ्ट दो ना, आगे तक पहुंचाओ। एक्चुअली जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ऑल ओवर द वे जो है मेरे बैनर्स लगाए थे। ओके, तो आप लोग लिफ्ट नहीं ले सकती थी, पता चल जाएगा। तो फिर वो उनको देख के और मुझे मोटिवेशन मिल रही थी, नहीं ये मैंने पूरा करना, और मैंने इसे रिकॉर्ड करना है, और अपनी वुमेन्स के लिए। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पे हुआ था लास्ट ईयर? वहाँ पे ये है कि जो क्लाइमेट चेंज और हाइटेड जो है वो प्लेसेस हैं सारी, और हाइट पे सांस कम आती है, ऑक्सीजन कम होता है, फिर आपको मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे भी जब मैंने आपको बताया कि जब मैं स्टार्ट करती हूँ कोई भी रेस, चाहे वो 5 किलोमीटर है, 10 है, मैराथन है, हाफ मैराथन, अल्ट्रा भी होता है, और अल्ट्रा में लड़कियाँ भागती हैं, नहीं हम नहीं कर सकती ये अल्ट्रा, बहुत मुश्किल होगा, छोड़ देती हैं रास्ते में। लेकिन जब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर मैं उसको फिनिश करके, और सबसे बस मेरा यही होता है कि मैंने इसको पहले पहुँचना मैंने रिकॉर्ड करना है। गोल सेट किया हुआ होता है, वैसे वो गोल सेट माइंड में चल रहा होता है, और जहाँ कहीं थोड़े सा मुझे लगता है नहीं मैं अभी थक रही हूँ, मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, या मैं वॉक कर लूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं अभी तो मेरे पीछे पूरी टीम है। भागो। अच्छा, रास्ते में क्या खाती गई? रास्ते में ज़्यादातर मैं जो है वो जूसेस वगैरह लेती हूँ, और तब गर्मियाँ थी, और सत्तू का पानी वो रास्ते में रोड पे लगाया हुआ था, तो वो ज़्यादा ही नहीं यूज़ किया। और अच्छा, वो आपको एनर्जी बड़ी दे रहा होता है ना। बिल्कुल। फिटनेस वैसे कैसे मेंटेन रखती हैं? फिटनेस के लिए जो है इतना तो भागी, या पहाड़ों पे से वो नेचुरली भी आपके अंदर एक चीज़ होती है, गॉड गिफ्टेड भी होता है आपके अंदर, कोई ना कोई इंसान के पास टैलेंट होता है। तो मेरे अंदर मुझे लगता है ये जो लड़कों वाली शौक है ना, दोनों, एक तो पुलिस ज्वाइन करना और क्रिमिनल्स के पीछे भागना और उनको मारना, और मतलब इन्वेस्टिगेट करना। मारती भी है? बिल्कुल है ये। अच्छा, कितने दफा क्रिमिनल्स पकड़े हैं? मैंने कोई एक्सपीरियंस शेयर करें ना, कोई ऐसा सिनेरियो हमारे सामने रखें कि हम जरा और लोगों को इंस्पायर भी करें कि अच्छा ये सिचुएशन बन गई थी, एंड देन क्रिमिनल या क्रिमिनल्स थे और फिर आपने पकड़ा, और कोई ऐसा वाक्य जो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो। व्हाट कुड दैट बी? यहाँ की बात इस्लामाबाद वो जगह मैं मेंशन नहीं करूँगी। वहाँ पे एक टीम बनाई थी हमारी कि यहाँ जो है वो ड्रग्स का काम हो रहा है, और काफ़ी उन पे एफआईआर्स हैं, वो क्रिमिनल जो हैं, तो उन पे इस तरह से एक टीम है, और इस टाइम में आपने ना उनको अरेस्ट करना हर सूरत। तो उसके लिए जो प्लान बनाया, तो मैं तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा इस तरह का बड़ा, और जब मैंने एंटी टेररिस्ट कोर्स किया तो जाहिर सी बात है मैं तो हर सूरत उसमें होंगी टीम में। तो मुझे वो लोग लेके गए, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन लोगों को पता चल गया पुलिस आ रही है। जैसे हम मूवीज़ में देखते थे वैसे ही हुआ। वो सेम भागना शुरू हो गए? नहीं उन्होंने लॉक कर दिया सारा कुछ, और अंदर ही घुस के ना,
तो एक अलमारी थी, अलमारी में वहाँ पे एक आदमी थे जिनको पकड़ना था, क्रिमिनल। अच्छा। वो अलमारी में घुस के और बाकी लोग पता नहीं कहाँ थे। हाँ। और लॉक था, पूरी हवेली वो बंद थी, छोटी से 2 स्टेप्स थे उसके। अच्छा। तो जब हम लोग गए और उन्होंने कहा कैसे हम अब अंदर जाएं, तोड़ भी नहीं सकते इसको, लॉक तोड़ भी नहीं सकते, मुश्किल है। तो वो दूसरे घर की छत पे स्टेयर रखी थी और वो स्टेयर मैंने क्रॉस की, छोटी में ही थी और एक्टिव में, पतली में, स्मार्ट। तो मैं इस तरह के सारे काम फिर मुझे ही करने पड़ते। सबसे पहले आप तो वो उस पे क्रॉलिंग करके स्टेयर के ऊपर से एक छत से दूसरी छत पे जाना, वहाँ से नीचे आना, फिर वो विंडो तोड़ के वहाँ से अंदर जाके फिर वो अंदर से लॉक खोलना। पकड़ लिया फिर? पकड़ लिया था। ये बात ना, ये चीज अब देखिए खोल लिया, बाकी पुलिस भी आ गई अंदर, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उनको अलमारी से पहले तो ढूंढा हर जगह से, फिर अलमारी सब चेकिंग किए सारी, वो जो ड्रग्स वगैरह भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हमारा जो है वो मिशन रहा था। अच्छा। पूरी टीम रेजिस्टेंस की थी उस बंदे की, क्रिमिनल की बहुत तरफ ज़्यादा से? थी। और वहाँ पे फिर लड़कियाँ भी आ गई जो उनकी थी, उनके साथ वर्क कर रही थी। एक अच्छा। लड़की काफ़ी मोटी थी, फिर उसको पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मोटी थी और उनमें शायद डबल ट्रिपल कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है जब उनको पकड़ते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोई मार धाड़ भी हुई वहाँ पे? होता है ना, रेजिस्टेंस आ रही है ना? जाहिर सी बात है, क्रिमिनल्स ने अपना बचाव करना और कितने पुलिस ने मुक्के उनको आप पकड़ने। शायद वो तब मुझे भी मारा था। अच्छा, थोड़ी सी मार पड़ी भी थी, लेकिन ये है कि मैंने पकड़ लिया था और हाँ। फिर जो है अपनी प्लेस पे आके, पुलिस स्टेशन में आके फिर मैं समझाया था कि ऐसे मारते तो पर्सन को नहीं मारते। और मासूम लोग- स्वीट ऑफ यू। आपने पकड़ भी लिया और उन्हें लाके कहा ऐसे नहीं करते होते, बुरी बात, वेरी ये बैड, ऐसे नहीं करते होते, ऐसे करते होते। अच्छा, तो स्पेशली चूंकि उसमें देखें खवातीन भी थी, लेकिन वो जो मेल उसमें पार्ट थे जो क्रिमिनल, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आए तो फिर आई मीन एज अ फीमेल क्या कर सकते हैं? आई मीन वो मुश्किल लगता है आपको डील करना? नहीं, अब तो ये मुझे जेंडर फिर कुछ- मैटर नहीं कर रहा होता कि लड़की है या लड़का है, क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। कुछ ट्रेनिंग भी matters? मैटर नहीं करता। अब मैं आपको एक और छोटा सा अपना बताती Please. हूँ कि मुझे मैं तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल मेरी सिस्टर मुझे लेके गई थी। तो हम लोग वापस आए तो मुहर्रम की वजह से रोड ब्लॉक था। तो वहाँ पे एक छोटा तो खैर नहीं, यंग लड़का था, वो एक टैक्सी ड्राइवर अंकल से लड़ाई करना शुरू हो गया। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको जाके पकड़ा कि वो एक बुज़ुर्ग है, आप उनसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं इस तरह से, मतलब उनको मार रहा था किसी बात पे। तो वो मेरी सिस्टर कहे कि आप ना अभी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सिविल, तबीयत ख़राब, लेकिन फिर भी आपने लड़की फिर भी ड्यूटी कर को, रही उसको हैं। सच में मैंने पकड़ के 2-3 अच्छे खासे थप्पड़ लगाए। मैंने कहा ऐसे नहीं, अगर कोई बात आप बताएं सही, उनसे आराम से बात करें ना, एक बुजुर्ग के साथ तो ऐसे नहीं ये तो करना आपने चाहिए। खैर उनकी काफ़ी तबीयत दुरुस्त मार की पीट है, हुई। ये ज़रूरी भी था। अच्छा, ये देखिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है Exactly, ना। और ये exactly. जो एक हम कहते हैं ना, हमारी फोर्सेस का एक ये इमेज दिखाना इम्पोर्टेंट होता है। ट्रस्ट डेफिसिट इससे ख़त्म होता है आवाम का, हमारी फोर्सेस का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसी स्टोरीज हम रखें कि कैसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। और ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें ओन करना चाहिए, जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, डिपार्टमेंट की सपोर्ट कैसी है? चूँकि ज़ाहिर है अब ये रनिंग करना एंड देन उसके लिए पूरी आपकी तैयारी भी होती होगी, इवेंट्स से पहले भी तैयारी होती होगी, तो अब एक तरफ एक जॉब है कि आपने किसी भी ऐसी जगह पर पहुंचना जहाँ पे टेररिस्ट या क्रिमिनल्स हैं, और दूसरी तरफ अब मैराथन की कॉल भी आई हुई है, तो डिपार्टमेंट की सपोर्ट इसमें कैसी होती है? पहले तो ये होता था, मैं डिपार्टमेंट जो है वो ड्यूटी को मैनेज करते हुए अपनी रेसिस भी करती थी। और मुझे ये होता था ये ना हो कि मुझे कोई एक तरफ जाना पड़ जाए, या सिर्फ ड्यूटी करनी पड़ जाए, या फिर मैं स्पोर्ट्स की ही रह जाऊँ, तो फिर मैं कैसे अपने दोनों ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकूँगी। तो मैं ड्यूटी को मैनेज करती थी। फिर जब आईजी साहब से मुलाकात हुई और उन्हें पता चला कि मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ने इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं ड्यूटी फ्री हूँ और ट्रेनिंग करती हूँ और स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही हूँ। अब कोई अपकमिंग इवेंट आ रहा है जिसकी तैयारी चल रही है? बिल्कुल 16 फरवरी को लाहौर में मैराथन हो रही है। और उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आप उसका पार्ट हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है देख के। और भी बहुत सारी हमारे पास क्योंकि आती रहती है खवातीन, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं, लेकिन इसमें देखना इम्पोर्टेंट है कि अब लाहौर वालों
तैयार हो जाए। सही बात है, आप डर जाओ। जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इवन लाहौर के अलावा जो लोग वहाँ पहुंचेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली खवातीन, तो आपका मुकाबला बहुत टफ खातून से सही बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भागती मैं सिर्फ ये सोचती मैंने सबसे पहले पहुंचना है। तो वो माइंड में जो रखा हुआ होता है ना, सबसे पहले पहुंचना है, तो बस पहुंचते हैं। अच्छा, ये फैमिली के अंदर भी इस तरह का कोई पैशन है किसी और में, या बस आप अनोखा नहीं, किरदार है? मेरी फैमिली के लोग फोर्सेस का पैशन है सबको ऑलमोस्ट, मतलब हैं भी आर्मी में, पुलिस में, हर डिपार्टमेंट में। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स का, ये सिर्फ पूरी फैमिली में मैं हूँ। और जब मैंने स्टार्ट लिया था तब तो फैमिली मुझे सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो कह रही थी मतलब एक ही काम कर लो, ये दोनों कैसे मैनेज करोगी, अपना ख्याल रखो। तो लेकिन जैसे मैंने 1-2 इवेंट्स किए और इतना अप्रिसिएशन मिला, तो फिर अब फैमिली की भी प्रॉपर सपोर्ट है, डिपार्टमेंट की भी, और इवन अवाम की, हर बंदे की, जो सुनता है, जो देखता है। अच्छा, इवन इन रनिंग और आपके प्रोफेशन में भी ख़वातीन का रुझान कितना बढ़ता आपने देखा है? यानी ATS एयर टेररिस्ट स्क्वाड में ख़वातीन का ज़्यादा आना, बिकॉज ज़रूरत भी है। जब हम जेंडर्स की बात करते हैं, ज़ाहिर है हाफ पॉपुलेशन इज़ ऑफ वुमेन, तो बड़ा ज़रूरी है कि हर डोमेन में आगे नज़र भी आए वो। एंड देन जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, उसमें भी अब तो बहुत से स्पोर्ट्स में ख़वातीन हैं, बट स्टिल ज़्यादा आने की ज़रूरत भी। रुझान कैसा देखती हैं? बिल्कुल, जब मैं स्टार्ट लिया था तब तो बहुत कम फीमेल्स थी। इससे पहले 1 ईयर अगर मैं बात करूं तो बहुत कम होता था। जैसे अल्ट्रा मैराथन में आजकल भी अगर मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ ना, तो उनमें शायद 1 या 2 फीमेल होंगी, मतलब हार्डली वो पार्टिसिपेट करती हैं। वो शायद किन चीज़ों से डरती हैं, लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी है कि वो जिन चीज़ों से डरती हैं, यही मर्द ही हमारी जो है बैकबोन की तरह हमारे पीछे खड़े होते हैं, तो तभी हम किसी मुकाम पे पहुंचती हैं। तो जो भी अपने अंदर जो डर खौफ रखती हैं कि बाहर निकल के ऐसे होता है वैसे होता है, कहती हूँ वो पूरी हिम्मत हौसले के साथ बाहर निकलें, तो फिर देखें हर एक वो मर्द, हर एक बच्चा, हर एक बंदा उनके साथ वैसे खड़ा होगा और वो अपने हर एक ख्वाब पूरे कर सकती हैं। आपका अपना ख्वाब क्या है? अभी तो मैं करती हूँ ये कि वुमेंस को सब एम्पावर करूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो जॉब है, चाहे एजुकेशन है, किसी भी फील्ड में जो वो करना चाहती है, चाहे फाइनेंशली उनको मैं एम्पावर करूं, चाहे वो इस तरीके से करूं। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान का फ्लैग ऑल ओवर द वर्ल्ड रेस करूं, माशाल्लाह। और मैराथन रेसेस में इसी तरह जैसे पाकिस्तान में। क्या बात है, ज़िंदगी के मकसद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इतना नेक मकसद हो तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। उनको हमें भी सपोर्ट करते हुए, सुनते हुए मोटिवेशन भी सबको मिल रही होती है। एहसास तुम्हारा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। भागते रहिए इसी तरह पहुंचते रहिए। अब आपने जो लाहौर वाली जो मैराथन है उसमें फिर आपने जीत के आना है, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। विश यू गुड लक। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक ऐसे मर्ज़ की बात करते हैं अब जिसका शायद कंट्रीब्यूशन जिसमें हम सबकी बहुत ज़्यादा, और हम शायद उसकी संगीन जो उसकी इंटेंसिटी है हम उसको समझ नहीं पा रहे आज, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कैंसर का आलमी दिन, कैंसर से बचाव का आलमी दिन, वो आज ऑब्ज़र्व किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो आज के दिन की मुनासबत से हम जानने की ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि ऐसी कौन सी हमारी हैबिट्स हैं जो कि इस बीमारी को हर तरह से प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि हम आए दिन अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि किस तरह से हर दूसरे शख्स को कैंसर हम देख रहे होते नज़र आ रहा था। और अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स का पता नहीं चल रहा होता, कभी साइलेंट किलर भी होता है। बहुत अरसे बाद पता चलता है कि ये स्टेज जो है यहाँ तक ये मामला पहुँच चुका है। अच्छा, जब तेज़ी से बढ़ने की बात हम कर रहे हैं तो जो आलमी इदारे हैं वो ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि 2050 में जो मरीज़ों की तादाद है वो मुतवक्को जो है वो खुदा न खास्ता 35 मिलियन तक हो सकती है। और कितनी तेज़ी से ये फैल रही है इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि 2022 में 20 मिलियन यह तादाद थी। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी तेज़ी से ये प्रोग्रेस कर रही है, और इसको रोकने में हम सबका क्या किरदार हो सकता है। शुभ, हमारी जो हैबिट्स हैं घर के अंदर, हमारे एक्सपर्ट्स कितना ज़्यादा इस चीज़ को बताते हैं कि जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनमें खाना गर्म ना करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अपनी जगह पे, लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो बार बार बताया जा रहा होता है कि खाना गर्म ना करें माइक्रोवेव में, बार बार प्लास्टिक के बर्तनों में। इसके अलावा नॉर्मली आप इस्तेमाल ना करें प्लास्टिक का, पानी की बोतलों का, कांच का इस्तेमाल करें, या और मटीरियल काफ़ी।
उसको रिसाइकल करें, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिसाइकल नहीं कर रहे तो आप वो जो नैनो प्लास्टिक है, वो जो ज़रात हैं, वो आप इनहेल कर रहे हैं। बिल्कुल सभी। कुछ साल पहले तक जब ये बात होती थी तो इस पे काउंटर आर्गुमेंट ये आता था कि नहीं, इस पे भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो प्लास्टिक है क्या इससे कैंसर कॉज होता है नहीं। और जो आपने गर्म करने की बात की माइक्रोवेव में स्पेशली, उससे मुतालिक भी यही बात की जाती थी कि नहीं, इसमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बट मैंने बहुत पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि फॉर एग्जाम्पल आप 2 सीड्स लें, एक सीड को आप अगर माइक्रोवेव में फॉर एग्जांपल गर्म करते हैं और एक सीड नॉर्मल आप रखते हैं, दोनों का आप ट्राई करें जर्मिनेट करने के लिए, शायद वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा जिसको आपने माइक्रोवेव में एक दफ़ा गर्म किया हुआ है। सो खैर ये जो बात है इस पर चूँकि रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है प्लास्टिक पे स्पेशली, कि जो प्लास्टिक के बर्तनों में खाना रखा जाता है या प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म किया जाता है और जो प्लास्टिक की थैलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या नुकसान होता है। तो आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साइंटिस्ट हैं कुमैर अली रिजवी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। सर प्लास्टिक को लेके रिसर्च किस हद तक हो रही है, क्योंकि हम घरों में देख लें, आम देख लें, प्लास्टिक को चाहे रीयूजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स हों या फिर बिल्कुल डिस्पोजेबल कंटेनर्स हों, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसमें ही हम देख रहे हैं खाना स्टोर भी कर रहे हैं, गर्म भी कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। हमारी सबसे बड़ी मैं बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो जनरेशन है वो जनरेशन है जिसने अपने बड़ों को घरों से बैग्स और कपड़े के बने हुए बैग हो गए और घरों से मिट्टी के बर्तन या प्याले होते थे जिसमें बाज़ार से कोई चीज़ लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, घर से बर्तन लेके जाना हमारी शान के ख़िलाफ़ था, तो हम प्लास्टिक की तरफ स्विच करना स्टार्ट किए। और अब आप देखें जिस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो वापस उसे बैन कर रहे हैं प्लास्टिक को कि आप मुख्तलिफ कपड़े के इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब करती हैं। ख़ास तौर पे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक्चुअली हम साइंटिफिक टर्म में टर्म यूज़ करते हैं पॉलीमर, कि बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसे हम बार बार रिपीट करके उससे एक बड़ी चेन बना लेते हैं। इसकी वजह से प्लास्टिक में ये जो आप खास तौर पे देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये जो प्लास्टिक के हमने पॉलीमर्स डाल लिए, रिपीट्स डाल ली जैसे तस्बीह के दाने की तरह, वो वक्त के साथ साथ ना अपने पार्टिकल्स को कट करते चले जाते हैं। अच्छा। हीटिंग की वजह से भी हो सकता है और नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से भी हो सकता है। तो इसे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्लास्टिक, जो आपको बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल पत्ती की तरह के दाने होते हैं जो आप इनहेल कर सकते हैं, आप फूड में खा सकते हैं। अच्छा। फिर इसी तरीके से नैनो प्लास्टिक है जैसा आपने अभी बात की, वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो तमाम चीज़ें हमारे सेल के, हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं। हमारा जो सेल है, जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसका ख्याल ये है कि मैं एक्चुअली ये फॉरेन पार्टिकल है, मैं इसे जब तक एनगल्फ करके छोटे हिस्सों में कन्वर्ट नहीं करूँगा, मेरे लिए कोई ना कोई ख़तरा मौजूद है। सही। अब सेल ने उसे एनगल्फ कर लिया, उसे छोटे हिस्सों में कट कर दिया, नतीजा निकला कि वो जो छोटा हिस्सा अब बना ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है जो ओरिजिनल बड़ा था। ओके, क्योंकि वो अंदर रहेगा, अंदर वो हिस्सा बन जाएगा, वो आपका हिस्सा बन जाएगा। अब वो जो छोटे पार्टिकल्स बन गए हैं वो आपके डीएनए डैमेज करते हैं, वो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस इम्बैलेंस लेके आते हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियां काज करते हैं, जिसमें जो कैंसर है जो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। डीएनए डैमेज होगा, कैंसर बनेगा। अच्छा। आपकी सूजिश की बीमारी हो गई है, बाज़ लोगों को होता है जी हमें यहाँ पे घुटने में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये सारी चीज़ें हमें कैंसर की तरफ लेके जा रही हैं। और अक्सर हम लोग, जो आपने बात की, हम स्टोर भी कर लेते हैं, गर्म भी करते हैं। ख़ासतौर पे अगर हमने सालन, जो हमें शौक़ है शोरबा हर चीज़ का महफूज करने का, उसे जब हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, आप नोट करेंगे कि आपका जो बर्तन है वो पीला होना शुरू हो जाता है। या अगर आप प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप ओवर द कोर्स ऑफ टाइम माइक्रोवेव कर रहे हैं, तो वो फटनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी साइंटिफिक टर्म लीचिंग कहलाती है, जिसकी वजह से ये जो सारे पार्टिकल्स हैं माइक्रो प्लास्टिक, ये आपके जिस्म के अंदर जाते हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ काज करते हैं। ओके। अच्छा, ये हाँ, प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक की तो हम बात कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन माइक्रोवेव का वैसे भी कह रहे होते हैं, क्योंकि अब एयर फ्रायर का भी रुझान काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी खाने बन रहे होते हैं कि हम ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं तो हम हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो क्या ये जो रेज़ होती हैं ये भी आपके लिए डैमेजिंग होती हैं और ये किसी हद तक कैंसर कॉज कर सकती हैं? पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि माइक्रोवेव का जो डोर है उस पर एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ होता है, ताकि जो अंदर की रेज हैं वो बाहर ना आ सके। लेकिन वो तो खाने में तो जा रही है ना, वो खाने के अंदर जा रही हैं। हाँ। अभी आपने बात की थी सीड की। एक्चुअली व्हाट दैट माइक्रोवेव डू
कि जो उसकी वेव्स हैं वो इतनी माइन्यूट होती हैं कि वो किसी भी पार्टिकल में से जब गुजरती हैं उसे हीट अप कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका खाना गर्म होता है। डीएनए को अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे, जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, सीड जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि डीएनए उसका इंटैक्ट हो। डीएनए डैमेज हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो चीज़ बीमारी काज करेगी। बिल्कुल। देखें, इसी वजह से आप देखें कि आपके जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, दादा दादी को देख लें, ज़्यादा पुरानी बात ना करें हम, वो हमेशा दोबारा बर्तन में गर्म करने को प्रेफर करते थे जब माइक्रोवेव आए हैं, एज कम्पेयर टू कि माइक्रोवेव में चीज़ गर्म की जाए। सही। और अब हम सहूलत की तरफ अब जाते हैं। सहूलत है। एयर फ्रायर का भी यही है, क्योंकि उसका रुझान में, क्योंकि मैं इसलिए अवेयरनेस इसके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं हम हेल्दी खाना शुरू हो गए, हम ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं, उसमें भी तो रेज हैं, क्या वो ज़्यादा डैमेजिंग है माइक्रोवेव से? वो भी डैमेजिंग है। Okay. आप उसमें ये देखें कि आपके जितने भी कोटेड पैन्स हैं, जिसमें ये नॉन स्टिक पैन्स आ गए, वो भी एक्चुअली प्लास्टिक का एक टाइप है। और उससे भी जब वो हीटिंग होगी तो वो छोटा पार्टिकल उसका बनेगा जो आपकी खुराक के ज़रिए आपकी बॉडी में जाएगा। आप हाई एंड शॉपिंग मॉल्स में जाएं, वहाँ पे आपको प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं फ्रीक्वेंटली, वो देखते हैं जी लिखा हुआ है BPA फ्री। BPA एक्चुअली नॉन नाउ कार्सिनोजन है कि कैंसर काज करता है। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जिसे हम पैंथेलेट कहते हैं, वो भी कैंसर काज करता है। बात का ये है कि सिर्फ यही चीज़ कैंसर कॉज नहीं कर रही, जो इसके बाकी डिफरेंट वर्जन्स हैं वो भी कैंसर कॉज करते हैं। अच्छा। तो मैं अपनी अगर बात करूं, मेरे घर में कोशिश ये है अब कि प्लास्टिक का कोई भी बर्तन ना हो। इवन मेरे बच्चों के जो स्कूल लंचेस हैं दे आर मेड अप ऑफ स्टील, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो कैप्स हैं दे आर स्टिल मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम उसका कुछ कर नहीं सकते। कोशिश है कि हमें कोई रबर कैप्स मिल जाएं, विच इज़ ज़्यादा बेहतर है। तो रबर वो प्लास्टिक रबर की थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अच्छा। क्योंकि उसमें फिर आपका नेचुरल रबर आ जाता है। ओके। ये मैं बात करूँ, जो अल्टरनेट है वो ज़्यादा बेहतर है। आप स्टेनलेस स्टील आपने घरों में देखे होंगे, बल्कि जिस भी बात हो रही थी कि फिल्मों में वो हीरो जो होता था वो अक्सर अपना लंच बड़े से स्टील के कैन लंच बॉक्स में लेके जा रहा होता था। एडवांटेज है, आप उसे चूल्हे पे डायरेक्ट रख के भी गर्म कर सकते हैं। फिर घरों में स्टील के बर्तन होते थे, सिल्वर के बर्तन हम सबको याद होगा एक नेशनल लंच बॉक्स एक होता था ना, इसके लेयर्स वाला होता था। सो हमने आसानी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बेसिकली खुद ही मुश्किल बना ली है, हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना ये बीमारी फलाने को क्यों हो गई, भाई वो इस वजह से ही होगी क्योंकि हमारी हैबिट्स ऐसी हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ पाइल्ड अप होकर बीमारी की सूरत इख्तियार करी है। बिल्कुल ऐसी है। वो हमारा उर्दू का मुहावरा है कि कुल्हाड़ी पे पाँव मारना। अनफॉर्चुनेटली इस प्लास्टिक के साथ हमने जानबूझ के अपना जो पाँव था ना वो कुल्हाड़ी पे मार दिया है और हमने अपने आप को डैमेज किया है। लेकिन इसमें जो प्लास्टिक की हम बात करें, वो लिखा होता है उसके ऊपर प्लास्टिक कंटेनर्स पर कि सेफ फॉर माइक्रोवेव। हाँ, वो क्या होता है? लिख देते हैं। आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, फ्रॉम पाकिस्तान हमारा जो बाज़ का क्या कहना चाहिए सर्विलेंस मैकेनिज्म है, इट इज़ वो लैक करता है बाज़ का। उस लैकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। मैंने एक चीज़ बना दी, मैं उस पर जो मर्जी लिख दूँ, मुझे पता है कि जी सर्विलेंस नहीं होगी, अगर होगी तो मैं ये कह के बच सकता हूँ कि जी मैं तो नहीं बना रहा, ये तो जाली बन रही है मेरे नाम से। तो हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि कहाँ पे सेहत के असूल हैं। That's then very at right. the same time अथॉरिटीज़ को भी मेक श्योर करना चाहिए कि किस तरह से उस चीज़ को आगे पास ही नहीं करना जिससे हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। वो सेफ फॉर माइक्रोवेव, वो बेसिकली जो हम लोग भी समझ रहे होते हैं वो ये होता है कि वो मेल्ट नहीं होगी अंदर जाके, होता है ना फलाना बर्तन ना रखे। लेकिन आप ये देखें ना, देखिए एक तरफ वो प्लास्टिक का कंटेनर जिस पे लिखा हुआ है कि सेफ फॉर माइक्रोवेव, साथ एक सिगरेट की डब्बी जिस पे लिखा हुआ है कैंसर कॉजिंग है। यू आर यूजिंग बोथ एक्चुअली। That's true। और लिखा हुआ है, तस्वीर बनी हुई है, and you're using it। बल्कि इस पे कमेंट भी लूंगा। स्मोकिंग से जो कैंसर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा उस पर भी कमेंट कीजिएगा। एक तो वो जो कि स्मोकिंग खुद कर रहे हैं ज़रा, उनके लिए भी हेल्थ हैजर्ड है। लेकिन जो एनवायरनमेंट में जिस तरह हम कहते हैं कि प्लास्टिक अगर मैं यूज़ ना भी करूँ तो ज़रा कोई अगर यूज़ कर रहा है और यूज़ हो रहा है दुनिया में, तो प्लास्टिक is everywhere actually. So मैं इनहेल कर रहा हूँ। Same goes with the smoking thing. Even if I'm not a smoker, तो आसपास जो स्मोकिंग होती है, मैं पैसिव काइंड ऑफ स्मोकिंग हो रही होती है। इनसे भी कैंसर उसी तरह से होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने सही टर्म इस्तेमाल किया है। इसके लिए हम टेक्निकल जो टर्म यूज़ करते हैं वो पैसिव स्मोकिंग है, कि एक तो बंदा बैठा हुआ खुद स्मोक कर रहा है, वो एक्टिव है।
ठीक है। और आप उसकी बदौलत, उसके मरहूने मिन्नत, उससे वो सारे जरा फोम्स हर चीज़ इनहेल कर रहे हैं, वो आपको वो भी कैंसर कॉज कर रहा है और इक्वली डैमेजिंग है। एक्चुअली it's मोर डैमेजिंग, क्योंकि वो तो फिर फिल्टर इस्तेमाल कर रहा है, हाँ। आपके लिए फिल्टर कोई नहीं है, बिल्कुल। तो वो आपको ज्यादा डैमेज और करेगा। सबसे बड़ी बात ये वो धुआं उसके मुंह से निकला हुआ है। जी, जी। मैं लिटरली मैं इस बात को ना बिल्कुल पॉइंट आउट भी करना चाहती हूँ कि दिस इज रियली बैड कि वो डबल डैमेजिंग दूसरे शख्स के लिए, हाइजीन पर्सपेक्टिव से भी, बीमारियों के पर्सपेक्टिव से भी, कि ख्याल आप पहली बात ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज ज़िंदगी आपको एक बार मिलती है, उसका ख्याल रखना, वो आप अपनी जान की हिफाजत करना आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है। और फिर आप अगर कर रहे हैं और उसके बाद वो पैसिव स्मोकिंग हो रही है, तो ये एक गलत चीज़ है जिसका रुझान नहीं होना चाहिए। और वो आपने जो बात की ना कि पिक्चर बनी होती है स्किन कैंसर की, पता नहीं क्या क्या, मुंह के कैंसर की, लेकिन वो लोग इस्तेमाल कर और रहे वो होते लोग हैं। इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप थोड़ा सा इस पर भी कमेंट दीजिएगा, जो हम चाय के होटल पे जाते हैं जैसे, और हम कहते हैं डिस्पोजेबल कप में चाय ले आना, वो जो स्टायरोफॉर्म का एक जी, कप होता है, स्टायरोफॉर्म। उसमें स्टायरोफॉर्म में ही हम देखते हैं कि बिरयानी भी पैक हो रही होती है और खाने भी पैक हो Is रहे it होते हैं। dangerous? हाँ, इस पे बताएं कितना खतरनाक ये है। 3 मेजर क्लासेस हैं प्लास्टिक की, ठीक है। स्टायरोफॉर्म इज़ वन ऑफ देम। और जिस तरह बाकी, जिस तरह घरों में पीवीसी के पाइप हैं, बिल्कुल प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं, एक्चुअली ये सारी सेम ही चीज़ें हैं। स्टायरोफोम भी उसी तरीके से माइक्रो में और नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा और वो आपके लिए बीमारी बाइस कर ठीक है, equally damaging। इक्वली डैमेजिंग है। देखें, हमें एक प्रॉब्लम है कि जी पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दीज प्लास्टिक्स आर वन ऑफ देयर मेजर रीजंस। ओके। सेकेंडली, हमें एक और प्रॉब्लम है कि जी इनफर्टिलिटी हमारे यहाँ पे अब बड़ी कॉमन होती चली जा रही है। लोग हमारे यहाँ पे कहते हैं जी वैक्सीनेशन की वजह से है, एक्चुअली वैक्सीनेशन नहीं है रीज़न, प्लास्टिक का इस्तेमाल है। ओके, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बांझपन भी होता जी, है। बांझपन भी है। फिर इसी तरीके से जो हमारी यंग बच्ची हैं, उसमें जो अर्ली मैच्योरेशन है, उसमें भी आपका जो प्लास्टिक है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। ख़ास तौर पे एक ख़वातीन में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। आपका जो ये प्लास्टिक के कंपाउंड्स हैं वो उसके स्ट्रक्चर की तरह उसका मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, तो दे एक्ट एज एस्ट्रोजन इन फीमेल बॉडीज। नहीं, पर एट द सेम टाइम यही स्ट्रक्चर मेल में क्या कर रहा है फिर? मेल में वो बांझपन की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज अ जो नेशन हम और एज अ face वर्ल्ड कर वी रहे आर हैं, लेकिन फेसिंग। स्टिल उस पर उस तरीके से बात भी नहीं हो रही, काम भी नहीं होता सर। फिर ये आई थिंक यही कर सकते हैं, जिस तरह आपने अपने घर की बात की कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मिनिमम से मैं कहूँगा स्टार्ट करें, देन एक्सक्लूड कर दें। बड़ा आसान है, स्टील के बर्तनों में या शीशा है, शीशा है, प्लस जग इस्तेमाल करें मिट्टी शीशे के का बर्तन या हैं। अच्छा, स्टील बड़ी का। जिसे जबरदस्त- सिरेमिक जिसे हम कॉमनली हाँ। अब कहते हैं। और प्लस अब एक नई प्रोडक्ट रेंज होनी कहना चाहिए मार्केट में आ रही है, जो लकड़ी से बने हुए बर्तन है। बैम्बू के खास तौर पे अगर आप देखेंगे Right, बिल्कुल प्लेट्स आ रहे हैं, उसके कंटेनर्स हैं, ऑल दीज आर गुड ऑप्शंस एंड मच बेटर ऑप्शंस और एज आपकी कम्पेयर टू सेहत के लिए प्लास्टिक। बड़े ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि स्विच करें जी। अगर आप कहीं से कुछ चीज़ लेने भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना बर्तन साथ लेकर जाए, ताकि आपको उस प्लास्टिक के कंटेनर में खाना ना मिले। और अगर आपको प्लास्टिक के कंटेनर में खाना मिला भी तो फ़ौरन से उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करें, यानी स्टील में या मिट्टी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में, ताकि आप जो प्लास्टिक से महफूज रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक स्टेप खुद ले सकें। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे इस अहम दिन पर। बहुत अहम मौजू था, लेकिन ये सिर्फ एक मौजू की हद तक नहीं होना चाहिए। इन एक्चुअली हमें इसको रियलाइज़ करना है, अडाप्ट करना है, इसको अपनी लाइफ रूटीन को चेंज करना है कि अच्छा नान भी लेने जा रहे हैं तो प्लास्टिक के थैले में ना लेकर अपना एक वो कपड़ा साथ ले जाएं, जिसमें आप थैले साथ नान ले रखें। लें। अब पूरी दुनिया में वैसे ऐसे ही होता है कि शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल भी कम हो चुका है, मतलब प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, Please लोगों ने do अपने that. बैग्स रखे हुए होते हैं, वो मार्केट तक लेके जा रहे होते हैं, उसी को यूटिलाइज किया जा रहा होता है। तो आई थिंक इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है जिनका इम्पैक्ट नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर होता है। एब्सोल्युटली। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं बात भूल जाता हूँ, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, जो काम करना था मैं वो काम भूल जाता हूँ, मैं वो रास्ता भूल जाता हूँ, मैं उस दोस्त को भूल जाता हूँ, मैं कोई पुरानी सी बात भी बिल्कुल भूल जाता हूँ। जब ये जुमला मैं, आप या कोई भी इस्तेमाल करता है तो आपको क्या कमेंट मिलता है? उम्र हो गई है तुम्हारी। अच्छा, ये मजाक से हट के इन एक्चुअल ये हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा मसला है कि विद एज ये जो याददाश्त का मसला है ना, ये बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है।
अच्छा, इस पे जितना भी हम पढ़ें, डिमेंशिया दैट्स एन अम्ब्रेला टर्म, और उसके अंडर पे अल्जाइमर डिजीज़ जो हमारी पॉपुलेशन में हमें नज़र भी आ रही है, स्पेशली हमारे एल्डर पॉपुलेशन में हमें नज़र भी आ रही है कि बहुत सी बातें वो भूल जाते हैं। अच्छा, कॉज क्या है इसका? क्या वो जेनेटिक्स है, सिर्फ एज का हो जाना है, या डाइटरी हैबिट्स ऐसी हैं? प्लस अगर ये हो रहा है तो कैसे स्लो डाउन करें इसको, या बिल्कुल रोका जा सकता है? और अगर किसी को है डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ उसको है तो वो क्या करे? इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर माहीन मौसूफ एडमसन ने हमें ज्वाइन किया है, कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में मौजूद थे, हमने कहा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। थोड़ा सा बताएं कि ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है एग्जैक्टली क्या है, क्या पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है, एल्डरली पॉपुलेशन, या कि नहीं स्पेसिफिक मुल्कों में इस चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है बहुत मुल्कों में है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि जिन मुल्कों में ज़्यादा उम्र के लोग हैं वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। Alright. तो अमेरिका में और जापान में, चाइना में बहुत है, लेकिन हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ की भी जो उम्र बढ़ती जा रही है तो उसके साथ अल्जाइमर्स भी आ रहा है। Okay. एक और बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो हद से ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ कहा जाता है सुपर एजिंग, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में है जैसे नॉर्दर्न यूरोप, तो वहाँ उनकी सेहत इतनी अच्छी है कि वहाँ अल्जाइमर्स कम है। ओके, देखिए एज है हाँ, लेकिन Alzheimer अल्जाइमर्स नहीं कम है, तो ये दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो इन्वायरमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपने पूछा कि अल्जाइमर्स में क्या फ़र्क है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बुखार होता है तो बुखार बहुत तरीके से होता है। आपको बुखार मलेरिया से हो सकता है, आपको बुखार किसी वायरस से हो सकता है, रीज़न पता होती है। एग्जैक्टली। तो डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी है वो बहुत चीज़ों से हो सकती है। अल्जाइमर सिर्फ एक चीज़ है जिससे आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। पार्किंसन से भी हो सकती है, और दूसरे तरह के डिमेंशिया भी होते हैं, जैसे आपका कहा जाता है वैस्कुलर डिमेंशिया, जिससे आपका ब्लड जो है वो दिमाग के अंदर जाने से ज़रा मुश्किल होती है, तो इस वजह से उससे भी आपको डिमेंशिया हो सकता है। तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि जो चीज़ हम बुढ़ापा कहते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव एजिंग, वो हम सब में आएगी, हम सब बूढ़े हो रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल है या फिर ये अल्जाइमर्स है, तो ये सारी बात है। अच्छा, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते तो ये अच्छी बात ये है कि यहाँ साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट जो हैं, जहाँ जो हेल्थ केयर है, उसमें आप जाके डॉक्टर से मिलें तो उनके पास पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, टेस्ट्स हैं जो आपको कर सकते हैं। इस चीज़ में ये होता है कि आपको प्रोग्रेशन देखनी पड़ती है। तो अगर आप एज अ केयर गिवर, जैसे आप माँ हैं या बेटी हैं, तो अगर आपको कोई साइन नज़र आ रहा है तो उस साइन में आप देख के आप लेके जाएं अपने अब्बा को, अम्मा को, और डॉक्टर के पास। तो उसमें अगर आप कोई टेस्ट करेंगे तो उसमें एक स्कोर होता है जिससे आपको पता चलता है कि ठीक है कुछ है, लेकिन वो आपको ऑलमोस्ट हर साल कराना पड़ता है। तो अगर क्योंकि आपको ये आपने कहा कि जैसे रास्ता भूल रहे हैं, पहचानना भूल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एकदम से इंडिकेटिव हो जाती हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है। और मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम 5 ड्रामे एक साथ देख रहे हैं तो हम एक ड्रामे की स्टोरी हम भूल गए। मैंने कहा ये अल्जाइमर्स नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। नॉर्मल सी बात है कि आप अगर 5 चीज़ें लेके चल रहे हैं तो एक आध तो आप भूल सकते हैं। हाँ, वो तो मेरे लिए भी मुश्किल है। तो इट्स लाइक आप, क्योंकि और होता ये है कि बहुत सारे लोग जो जहनी होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें साथ रख सकते हैं। जैसे आपकी मैं तीसरी गेस्ट हूँ एंड यू आर एबल टू डू ऑल दिस, व्हिच मींस आपकी जहानत, और वो चीज़ अगर आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ आप में चीज़ें ख़त्म हैं, तो वो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि मुझ में ये स्किल जा रही है। और डॉक्टर साहब, ये शुरू क्या काफ़ी अर्ली एज से हो जाता है? उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या जो हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि अच्छा एक शक्ल जानी पहचानी है बट आप उसका नाम भूल रहे हैं बार बार, आप एक जगह पर गए बट आप उस जगह का नाम भूल रहे हैं अक्सर, और आपकी फ्रीक्वेंट वहाँ पे आना जाना भी होता है, और एकदम अक्सर बात करते हुए आप वो बात अक्सर आप भूल रहे होते हैं कि आपने लास्ट क्या किया था, उस दिन आपने क्या किया था। तो क्या ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, देखें, कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे आपकी जैसी उम्र बढ़ी है तो उसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना, जो आपकी ज़बान पे आपको याद आ रहा है लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। उसमें नाम आप भूल सकते हैं, उसमें आप जगह का नाम भूल सकते हैं, बहुत से एक्टर्स वगैरह के नाम आप भूल सकते हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल होता है। काफ़ी जैसे एज होती जाती है होता रहता है। लेकिन
एक चीज़ होती है वर्किंग मेमोरी जो कि और शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे आपको ये याद नहीं है कि 3 दिन पहले आपने क्या किया था और ये याद है कि 3 साल पहले क्या किया था। ओके दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको ये चीज़ें आप में ज़रा सा हट रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। हाँ, तो इसमें ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये देखना कि अगेन आप यहाँ फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली बहुत होती है, तो और लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो पहचानना कि ये हो रहा है, क्योंकि आप खुद 5 दफ़ा रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो आपके साथ जो है वो रियलाइज़ करता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं? क्या ये दुरुस्त बात होती है कि स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन जब हम बात करते हैं या सीनियर सिटीजन्स की बात करें, जिनकी हम स्पेसेस को चेंज कर रहे होते हैं, जैसे कुछ वक्त वो एक सिटी में या एक जगह पर रह रहे हैं एंड देन किसी और सिटी में, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, किसी और जगह पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है या समहाउ भेज दिया गया है। मैं बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं इसको ट्राई करूं कि आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। क्या ऐसे लोगों के साथ ये इशू ज़्यादा होता है? जी देखिए, अब मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ। एक चीज़ होती है जेनेटिक्स, राइट? तो जेनेटिक्स का ये है कि इसमें अबाउट 22 to 25% जेनेटिक्स का रोल है। उसको मैं एक्रोनिम इस्तेमाल करूँगी, APOE4 कहते हैं उसको। अगर आपके पास एक वो जीन की कॉपी हो, तो उसका मतलब ये है कि शायद 22 to 25% आपको अल्जाइमर्स हो सकता है बाय द एज ऑफ 65-70। ये मैं रफली आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास 2 कॉपीज़ हैं, क्योंकि जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, तो आपको जल्दी हो सकता है अल्जाइमर्स 60 एज में, ठीक है? तो ये तो जेनेटिक मैंने आपको बताया। लेकिन अल्जाइमर्स एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। अब आप किसी को एक जगह से, जैसे इमिग्रेंट हैं या रेफ्यूजी हैं, आप ओल्डर एज में आप उनको निकाल के किसी नई जगह पे रखें, तो वो नया सिस्टम सीखना और वो पुराना भूलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और उसके साथ आप स्ट्रेस में डालें, उसके साथ आप ये डालें कि सिचुएशन कैसी है, इनकम कितनी है, लो इनकम हाउसिंग, लो इनकम, स्ट्रेस। आपको हेल्थ केयर आपने सुना होगा लफ्ज़ के योर जिप कोड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन योर जेनेटिक कोड, क्योंकि आपको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती। तो वो सब एडिशनल जो है, it actually helps, और अल्जाइमर it actually helps increase the rate of Alzheimer's। तो वो प्रोग्रेशन जल्दी हो जाती है। और अल्जाइमर्स के साथ ये भी है कि इसके एडिटिव सिम्टम्स भी होते हैं। एक भूलना इज़ जस्ट वन थिंग, डिप्रेशन हो जाता है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनालिटी चेंजेस हो सकती हैं। तो ये अल्जाइमर्स में पर्सनालिटी चेंजेस बाद में आती हैं, पहले मेमोरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको फ्रंटल डिमेंशिया है, तो उसमें पर्सनालिटी चेंजेस, दिमाग का फ्रंट का हिस्सा, उसमें पर्सनालिटी चेंजेस ज़्यादा आती हैं। अच्छा, हमने तो जो वर्स्ट केसेस कुछ देखे हैं कुछ करीबी रिश्तेदार में, बिकॉज उनकी फैमिली में वो चीज़ रन करती है, तो मतलब उन खातून का ये है कि वो ये भी भूल गई हैं कि खाना अगर होता है कि खाना क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता। और जब उनको खाना उनके मुंह में, तो उनको ये भी नहीं पता कि वो चबाना होता है। एग्जैक्टली उनको नहीं पता। वो एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो मतलब जैसे उसको आपको सीखते भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी दिमागी हालत ऐसी हो जाती है कि जो आपने बात की ना कि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इफेक्ट, वो चबा नहीं पाते। तो शायद इसलिए सर्वाइवल बहुत कम होता है इस डिजीज़ में, क्योंकि आप खाना पीना कम्प्लीटली कुछ लोग छोड़ देते हैं और ड्रिप्स पे या कम्प्लीटली लिक्विड्स पे आ जाते हैं। बिकॉज जब उनको पानी पिलाया जाता है, तो वो अपने पानी मुंह में रख लेती है, गिर रहा होता है या उनके मुंह में रहता है, उनको नहीं पता कि उस पानी को निगलना होता है। सो वो एक बड़ी वर्स्ट कंडीशन, बहुत वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त है हमारे सामने ये है कि हर डिजीज़ के स्टेजेस होते हैं। अल्जाइमर्स का भी स्टेज होता है। तो जब आप शुरू में स्टेजेस होते हैं, तो ये बातें हम कर रहे हैं, रास्ता भूल गए। जो एंड स्टेज होता है, उसमें आपके दिमाग के हिस्से, जो मेमोरी वगैरह के हिस्से ज़रा फ्रंट पे हैं, जो खाने के, चबाने के, सांस लेने के, वो सब ज़रा दिमाग के अंदर है। तो वो डिजीज़ जैसे जैसे पेनिट्रेट करेगी उतना इफेक्ट करेगी। उनको ये भी नहीं पता कि बोलना होता है, चबाना होता है। ये सब जो बेसिक फंक्शन है, जो आप कहते हैं ना बॉडी का, वही आप भूल जाते हैं। अब ये तो वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर है, क्या किया जाए? आपके आसपास के लोग क्या करें, उनकी रूटीन कैसे चेंज करें, उनके डाइट में क्या दें, व्हाट वी कैन डू टू हेल्प देम? देखिए, हम एजुकेशन इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ये कहा जाता है कि आप जितने एजुकेटेड होंगे, आप जितना अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, इट कैन एक्चुअली प्रिवेंट एंड डिले अल्जाइमर्स। तो उसमें आप, हमारी एक्सरसाइज तो होती है, देखें फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड ताकि ब्लड पंप करें, बट ऑल्सो ब्रेन एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड। आप कॉन्स्टेंटली ब्रेन को चैलेंज करें। और आप ये देखें कि आपके अम्मा अब्बा अगर बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको अटेंशन दें,
उनको ये देखें कि कुछ इस तरह की साइंस आ रहे हैं, तो अगर आ रहे हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, उनको रेगुलरली टेस्ट कराएं, क्योंकि आप ये देखें कि अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी और उनकी याददाश्त ख़राब होगी तो उससे आपको और आपके बच्चों को भी अफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज अल्जाइमर्स और ये डिमेंशिया एक ऐसी डिजीज़ है जो पूरी फैमिली को खा सकती है, सिर्फ एक बंदा नहीं होता, फैमिली में रन करती है, फैमिली को रन करती है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक्सटेंडेड फैमिली में काम करते हैं, तो बच्चों पे असर पड़ता है कि भाई दादा मुझे पहचान नहीं रहा है, इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो बहुत, हाँ। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये कि कुछ लोग होते हैं जो कि जनरली वो कहते हैं कि वी जस्ट गो विद द फ्लो, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, कुछ लोगों का फोकस नहीं होता काम के ऊपर, जोन आउट करना मतलब, और वो एक जगह पर वो कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे होते, शायद ये भी एक रीज़न होती है कि आपको, क्योंकि आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो आपको वो शख्स का नाम नहीं याद आ रहा, या आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी इतनी तो आपको उस जगह का नहीं पता चल रहा, क्या ये भी लीड करता है इस बीमारी को? हाँ, देयर इज सम एविडेंस कि अगर आप, एक लफ्ज़ है आपने सुना होगा, माइंडफुलनेस। यस, तो माइंडफुलनेस इज़ एक्चुअली अ टेक्निक जो आपसे इस डिमेंशिया वगैरह चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं कि आप एक काम, एक मल्टीटास्किंग इज़ नॉट वेरी गुड, कि आप एक साथ, हालांकि मैं खुद बहुत करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, काम है, लाइफ है, हम यू ऑल आर डूइंग एक्चुअली all do it, somehow। लेकिन ये कि इट्स नॉट गुड फॉर द ब्रेन, ये सब कहा जाता है। और फोकस करें और आप जितना टाइम थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं, मैं खुद ये नहीं करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं करती हूँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत हर दिन थोड़ा सा रिलैक्स करें, कुछ भी हो, चाहे वो एक चाय की प्याली हो और एक अखबार हो, कुछ भी हो, वो आपके ब्रेन को ना, एक कहते हैं ना, उसको हाई लेवल से लो लेवल पे लाके दोबारा स्टार्ट करना अच्छा होता है, उसे रेस्ट देना भी अच्छा होता है। जी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और हम बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ की, डिमेंशिया की, और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर बात भी करना। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई शख्स हो जिसके बारे में आपको लगता हो कि अच्छा उसको ये हो रहा है, तो प्लीज़ चेक भी कराएं, उसका ख्याल भी रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि ख्याल रखेंगे तो उसके लिए चीज़ें मैनेज करना बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आ गया है हमारा फेवरेट सेगमेंट, हमारा मतलब हम दोनों का तो बहुत ही फेवरेट है, और यकीनन हमारे जैसे फूडीज जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त एक सेगमेंट होगा। हम बात करते हैं मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी उनकी वीडियोस सामने आ रही होती हैं, इतनी कुछ खाना पता नहीं टेस्ट में अच्छा उतना पहले हो ना आंखों हो, से खाते हैं, आंखों से हम खा लेते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद जब आंखों से खा लेते हमारा दिल करता है नहीं अब जाकर हमने एक्चुअली उसको खाना है और ट्राई करना है। तो जाहिर है ये एक अच्छा बिजनेस भी है, फूड बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन जो हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं उनके लिए भी, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो हम कहते हैं ना कि अच्छा स्कोप नहीं है फलाने काम में, ये नहीं है, आपका पैशन हो, आपको पता हो कि आपने किस तरीके से करना है, वो स्कोप खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन ना एक तरफ लोग कमाते हैं खाने के लिए और एक तरफ लोग खा के कमाते हैं। सो हमारे पास ऐसे ही मेहमान मौजूद, नुमान हक, ही इज फूड ब्लॉगर। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच शुएब भाई फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ज़िंदगी कितनी बदल गई है, ये मैं सवाल इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि पहले आपकी ज़िंदगी में आप बस अकेले निकलते थे, फूड ब्लॉगिंग की वापस आ गए, रिसेंटली की शादी हुई है माशाल्लाह, शादी मुबारक। थैंक यू। सो अभी भी टाइम उतना ही दे पा रहे हैं काम को? एग्जैक्टली टाइम तो दिया जाता है क्योंकि ज़रूरी है, हमारे लिए कंटेंट बनाना भी ज़रूरी होता है, जैसे आप लोगों के लिए रोज़ाना शो करना ज़रूरी होता है, इसलिए हमारे लिए एक कंटेंट बनाना, लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम लोग एक स्ट्रीम लाइन पे चल सकें। ऑलराइट, तो एक दिन में कितना कंटेंट बना लेते हैं? डिपेंड करता है या कितना खाना खा लेते हैं। देखिए खाना तो हम उतना एक ही खाते हैं जितना वीडियो में नजर आ रहा होता है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें तो बहुत ज्यादा खाना नजर आता है। नहीं, खाना नजर आ रहा होता है जो हम खाते हुए नजर आ रहे होते हैं, लाइक जस्ट टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें 3 रेस्टोरेंट्स में भी जाना पड़ सकता है, 4 पे भी जाना पड़ सकता है, तो वो नेक्स्ट 3-4 डेज का हम कंटेंट इकट्ठा बना लेते हैं, फिर उसको रेडी करके हम लोग रख लेते हैं और फिर साथ साथ रोजाना एक वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू हैव मेंटेन्ड योरसेल्फ, बिकॉज़ अक्सर फूड ब्लॉगर्स को जब बुलाते थे वो खुद शिकायत कर रहे थे कि हमारे लिए वेट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप पूरा दिन कंटेंट बना रहे हैं तो अगर आप चखते भी हैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि चीज़ है उसके अंदर या और इंग्रेडिएंट्स है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वेट मैनेजमेंट में मुश्किल कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसका यही होता है कि हम लोग बस टेस्ट करते हैं ताकि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकें कि ये वाकई खाना अच्छा टेस्ट रखता है या नहीं रखता। तो
तो मतलब हम सिर्फ चेक के बता रहे होते हैं कि हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें खाना तो पॉसिबल नहीं होता। अब मेरे पास एक अगर प्लेटर पड़ा हुआ है जो 4 पर्सन प्लेटर है, वो मैं अकेला तो नहीं खा सकता। एब्सोल्युटली। प्लस आपने सिर्फ फूड नहीं दिखाना ना, आपने समटाइम्स हो सकता है उसकी लोकेशन पे बात करनी हो, एम्बियंस पे बात करनी हो, मे बी कोई बिल्कुल डिफरेंट तरह का मेन्यू किसी रेस्टोरेंट का है तो आपने उससे मुतालिक भी बताना होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब लाइक जिस तरह कुछ रेस्टोरेंट्स हैं उनके सिर्फ एम्बियंस बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, तो वो हम मेन पॉइंट हमारा होता ही वही है। या किसी जगह के व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त होते हैं जहाँ से हम दिखा रहे होते हैं कि यार यहाँ के जो नज़ारे हैं वो ज़बरदस्त हैं। अब कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे ओपन हुए हैं अभी भी जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन उनके खाने एवरेज हैं, तो हम लोग जब रिकमेंड बता भी देते हैं कि खाने एवरेज हैं। देखें फिर उसमें हम ये करते हैं कि अपनी जो हमारी जो बोलने का अंदाज़ होता है उसमें हम बता इस तरह देते हैं कि हम इस वजह से आपको रिकमेंड कर रहे हैं और खुद जिम्मेदार आप अपने हैं। नहीं, ऐसे बड़ी गहरी बात है। देखिए, फॉर एग्जांपल कहीं पर वो गए हैं, मे बी समटाइम्स इट्स अ कोलैबोरेशन है जिसपे आपको कहा गया कि आपने यहाँ पे आके एक वीडियो बनानी, तो अब ये तो नहीं जाए कह सकते ना तुम्हारा ये भी खराब है, तुम्हारा वो भी खराब है, तुम्हारा तो खाना खराब है। तो आप करते ही है कि आप कहते हैं हाँ ये देखें ना व्यू कितना अच्छा है, ये देखें यहाँ से कितना प्यारा नजर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे व्यू प्यारा है। ऐसे ही है। जिस पे फोकस करेंगे फूड ब्लॉगर्स, आपको समझ जाना चाहिए कि वो चीज़ ज़्यादा फोकस करने के काबिल भी है। अब ऐसे में इस्लामाबाद से मुतालिक बहुत से लोगों की ये राय है, स्पेशली वो लोग जो बाहर से आते हैं, कि इस्लामाबाद में टेस्ट नहीं है, खानों का टेस्ट नहीं है। लोग कंपैरिजन करते हैं इस्लामाबाद के विद अदर सिटीज़ एज वेल। सो इस्लामाबाद में जब ये राय हो कि अच्छा टेस्ट कम है, नहीं है उस तरीके से, वहाँ पे व्लॉगिंग करना ज़्यादा मुश्किल लगता है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको वाकई पता होता है, ख़ासतौर पे पंजाब से लोग आते हैं या KPK से जो लोग आते हैं या आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते हैं, जो वाकई आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है टर्किश फूड खाने का, बिल्कुल। तो यहाँ पर कम लोगों को पता है कि उसका फूड का टेस्ट कैसा होता है। तो जो बाहर से खा के आते हैं उनको वाकई पता होता है कि इसका ऑथेंटिक टेस्ट क्या है। टर्किश फूड विद सम देसी टच। Exactly. हम अक्सर चाइनीज का हमने देखा, हम चाइनीज को भी अपने लिहाज से, Chinese हमने in पाकिस्तानी version. इटालियन हमने देखे, हमने पिज्जा अपना बना लिया, बाकी छोड़े हैं रोटी सालन। कितना लोडेड करके प्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि जब स्टार्ट में पिज़्ज़ा, आप किसी भी बाहर के कंट्री का पिज़्ज़ा देखें तो आपको बिल्कुल सिंपल सा उसके ऊपर एक फ्लैट सा पिज़्ज़ा होता है, चीज़ होती है। अब हमारे पास इतना हैवी कर दिया, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या डाल दिया है, ये भी डाल दिया। आजकल कुछ ब्रांड्स चॉकलेट डाल के बेच रहे हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। चॉकलेट पिज़्ज़ा? चॉकलेट पिज़्ज़ा। रियली? एंड हाउ वाज दैट? ना पूछे, बहुत बुरा होता है। आपको चखना पड़ा? चॉकलेट पिज़्ज़ा नहीं खाना आपने कहीं मिल रहा हो? रिकमेंडेशन आपने क्या दी? नहीं, मैंने उसको उसकी मतलब ये है कि मैंने उसको प्रेजेंट नहीं किया आपने। ओके ओके। अच्छा, कितनी बार वैसे होता है कि जब कहीं आप जाएं और आप वीडियो बनाएं और आपके लिए लगता है अपलोड ना ही करूं? मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा नहीं होता। जब ऐसा होता है तो मैं उस ब्रांड को कहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगा, आप अपना जो टेस्ट है उसको बेहतर करें, तो फिर मैं दोबारा इसको टेस्ट करके तो फिर अपलोड करूँगा। दैट्स नाइस। ये बड़ा अच्छा है कि आप उनको सजेस्ट भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है। कितना रुझान देखा आपने स्पेशली इस्लामाबाद में कंटेंट क्रिएटर्स के इस मैदान में फूड व्लॉगिंग का? क्योंकि आपको देख रहे हैं, इसी तरह कुछ और लोग काम कर रहे हैं, आपने इस डोमेन में नए लोग आते देखे हैं, काम चल रहा है? हाँ जी, लोग नए आ रहे हैं, लेकिन स्पेस भी है। स्पेस है, ऑब्वियसली स्पेस है, क्योंकि जो लोग इस तरह की मार्केटिंग करवा रहे हैं उनको रोज़ नए नए चेहरे चाहिए होते हैं, तो वो इस वजह से उनकी स्पेस बनती है और वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब इशू ये आता है कि जो भी आता है वो पुराने क्रिएटर्स को देख के बस उनको कॉपी करके चल रहा होता है, हालांकि उनसे इंस्पायर होके एक अपना कंटेंट बनाना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, अपना कंटेंट बना के अपने वे में लेके चलें, चीज़ों को अपने हिसाब से बताएं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ लाइन टू लाइन आपको कॉपी करके और आपकी वीडियोस की तरह ही आपकी अगली वीडियोस बना के और उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कभी देखा हो किसी ऐसे वीडियो को कि आपका यार तो बिल्कुल कॉपी कर गया मुझे, और आपने कुछ कमेंट भी कर दिया हो? फिर नहीं, कमेंट तो खैर नहीं करते क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि मैं कमेंट करूंगा जाके, यार ये आपने कॉपी किया अनुमान, किसी और से करवा दिया करें। कंटेंट चोर अक्सर हम ये कमेंट करवा दिया करें। देखिए, हम कंटेंट चोर भी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग खुद भी देख के ना इंस्पायर होकर कुछ चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, अपनी स्टडी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने जो व्यूअर्स हैं उनको वो चीजें लेकिन मैं ख्याल आइडिया अगर किसी एक का हो तो आप कम से कम ये जरूर क्रेडिट दे सकते हैं लिखने में कि इंस्पायर्ड बाय दिस, आप उस पेज को टैग करते हैं। बिकॉज़ देखिए, आपस की जो कंटेंट क्रिएटर्स की एक जो जंग है ना, वो बड़ी बुरी है वैसे। ये बात वाकई आप लोगों के भी फूड व्लॉगर्स का भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज हम बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की एक कोल्ड वॉर देख रहे होते हैं, थ्रू आउट चल रही होती है, साथ साथ कुछ चीज़ें बैक बाइटिंग भी समटाइम्स हो रही होती है। लेकिन यह है कि जो मेरा सर्कल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ मतलब मिल के काम कर रहे होते हैं, हम लोग पूछ भी रहे होते हैं, और इवन समटाइम्स कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो उनकी, मैं समझता हूँ उनकी मलकियत होती है, तो वो मैं फिर उनसे पूछ के ना अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे याद पड़ता है, एक मैं इस्लामाबाद G9 में एक रेस्टोरेंट था, उसकी वीडियो मैंने बनाई,
तो हमारे क्रिएटर हैं कासिम खान साहब, उनको मैंने ना कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर ये आपकी लाइन है, स्टार्ट आप इस तरह लेते हो, लेकिन मैं इस दफ़ा चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में ये वाली लाइन प्रेजेंट करूँ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कासिम इज अ वेरी जेनरस मैन, एग्जैक्टली नाइस। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जब भी कहीं जाएं और फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ की वीडियो बना ली और आपने अपलोड की और नीचे से किसी ने कमेंट बाद में किया कि नहीं हम गए थे और हमें मज़ा नहीं आया, या हम गए थे चीज़ अच्छी नहीं थी, या हम गए थे वैसा माहौल नहीं था, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज मैसेजेस और कमेंट्स? शुएब भाई, समटाइम्स ऐसे होता है कि हम जब जाते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि इस बंदे ने वीडियो बनानी है, तो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करते हैं, इसने अपने व्यूज़ देने हैं, तो उनकी ना 100% यही ट्राई होती है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन की बात हो, टेस्ट की बात हो, या एम्बियंस की बात हो, सफाई की वहाँ पे बात हो, तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि इसको अच्छा किया जाए। तो समटाइम्स जब मेरे व्यूवर्स जाते हैं तो वहाँ पे रश भी होता है, तो वो भी एक बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर लेट हो गया, उसमें टेस्ट में प्रॉब्लम आ गया, प्रेजेंटेशन वैसी नहीं थी, या हमें उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, तो ये इस वजह से लोग कुछ कमेंट्स करते हैं। तो फिर उनको बस बताया जाता है कि यार मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ मैं उस टाइम का दे रहा हूँ, हाँ, जब मैंने उसके बाद चीजें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। किया। अच्छा, कुछ वीडियोस में मैं देख रहा था आपके नुमान मिलियन में व्यूज, मिलियन क्रॉस आपका नॉर्मली हो जाता है। क्या डिफाइन करता है कंटेंट में? वो आपकी वीडियो क्वालिटी डिफाइन करे, वो आपका होना डिफाइन करे, वो जगह का होना डिफाइन करे, वो फूड है, वो क्या है जो कि मिलियन व्यूज जा रहे होते हैं? देखें, ये चीज़ डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हुक लाइन ऐसी होती है जो क्लिक कर जाती है लोगों को। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें वही एक हुक वीडियो थी, उसमें हेलीकॉप्टर था, वो लैंड कर रहा था। I was about to ask, कि आपका वीडियो स्टार्ट हेलीकॉप्टर से हुई थी। एग्जैक्टली, वो अब इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है एक टावर के ऊपर, तो वो एक इंगेजिंग कंटेंट था, तो वो लोगों ने देखा यार ये कौन सी जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, तो वो 8 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ आए थे मेरी उस वीडियो के ऊपर, और मेरे ख्याल में 16 घंटे के बाद 2 मिलियंस और अभी 2.5 मिलियंस क्रॉस कर गया वो वीडियो, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मिलियन व्यूज़ हैं उसके। तो ये देखें कि अच्छी चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए एज अ कंटेंट क्रिएटर, चाहे आप किसी भी डोमेन में करें, फूड में करें, मेकअप में करें, फैशन में करें, इट्स अप टू यू, बट ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें, आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या देखेगी। और अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स ये कह रहे होते हैं कि हम कंटेंट इस तरह बनाते हैं, सबसे पहले अपने आप को एज ए व्यूअर इमेजिन करते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, और क्या आप ये चीज़ देख रहे होते हैं, आप इस वीडियो पे रुकते हैं या आप उसको स्क्रॉल कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है ना, ये फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपर्टीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नुमान, थैंक यू सो मच। अच्छा काम आप करते हैं, अच्छी रिकमेंडेशन देते हैं, ताकि हम जैसे लोग जो बड़ा कम बाहर निकल रहे होते हैं, उन्हें जब कोई बर्थडे पार्टी अरेंज करनी हो या डिनर या लंच करना हो, तो हमें इनके पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है अच्छा कहाँ पे क्या चल रहा है आजकल और ट्रेंड्स क्या चल रहा है, देन वी हैव इजी हो जाता है सारा मामला के अच्छा आप कर लें चूज। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे इस शो का, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, खाते पीते रहें। अल्लाह हाफिज़।